Greetings everyone. So we have Advocate Nishant Bhushan here, जिन्होंने अभी रिसेंटली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम पास किया है। तो आइए हम उनके बारे में थोड़ा जानते हैं और इस जर्नी को समझते हैं। तो बेसिकली आज का ये जो वीडियो है वो मैं आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को यहाँ ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहती हूँ कि कैसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एओआर का एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज हमारे साथ आज जो शख्स मौजूद हैं उन्होंने आज अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम क्लियर किया है। So we will begin with Mr. Bhushan. So please, Mr. Bhushan, please introduce yourself. थैंक यू मोनिका। मैंने एलएलबी 2014 में पास की पटना से, मगध यूनिवर्सिटी से, और फिर मैं 1 साल पटना में प्रैक्टिस करके दिल्ली आ गया 2015 दिसंबर में, और यहाँ पे जूनियरशिप किया 4 साल। उसके बाद 2019 में मैंने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एओआर एग्जाम सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। वो सर्टिफिकेट सीनियर एओआर देते हैं जो 10 साल एओआर रह चुके हैं, और 1 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है उनके साथ, और फिर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद आप एलिजिबल हो पाते हो। टोटल 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है फॉर सिटिंग इन एओआर एग्जाम। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि हमें 1 साल पहले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो जिनके पास 10 साल की एओआर की प्रैक्टिस है उनके साथ रहकर 1 साल काम करना पड़ता है और उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। इज इट? यस, इट इज ट्रू। ओके ओके, सो मुझे ये बताइए कि इसकी प्री रिक्विजिट क्या है? मतलब कि जैसे ही मेरा लॉ कंप्लीट हो जाता है तो क्या मैं इमीडिएटली एग्जाम दे सकती हूँ या फिर मुझे पहले कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन एनी स्टेट बार पे। आप 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप एलिजिबल हो फॉर ट्रेनिंग ओके ओके विद सीनियर एओआर। ओके, तो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद हमें 1 साल का एओआर के साथ जिनको 10 साल की प्रैक्टिस है उनके साथ काम करना पड़ेगा। 4 साल का इनरोलमेंट होना चाहिए फ्रॉम द 4 डेट ऑफ साल का इनरोलमेंट। एनरोलमेंट। फ्रॉम द डेट ऑफ इनरोलमेंट 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो मुझे ये बताइए निशान कि हाउ इट इज डिफरेंट एज अ लॉयर एंड एज एन एओआर। तो मतलब आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? क्या आप बताना चाहेंगे? क्या आप एज अ लॉयर क्या फील करते थे और आज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के बाद क्या फील करते हैं? AWARs can practice in Supreme Court. Non-AWARs can practice in any other court. So ओके, this is the major तो difference. ओके ओके, तो आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करनी है तो हमें एओआर का एग्जाम निकालना बहुत जरूरी है, इसका मतलब? Yes, AWAR exam is mandatory because Supreme Court rules prescribes for passing AWAR exam. AWAR exam who wish to practice in Supreme Court. Only AWARs can practice in Supreme Court. He can sign Wakalatnama Act and plead in Supreme Court. ओके, तो इसका मतलब जितनी भी ट्रांसफर एप्लीकेशंस होती हैं जो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर के लिए लोग एप्लीकेशंस डालते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाती है, जहां तक मेरा अंदाजा है। सेक्शन 23 और 25 ऑफ सीपीसी से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन फाइल होता है। आर्टिकल 139A2 में सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी दिया हुआ है। तो इंटर स्टेट जहाँ ट्रांसफर कराने की बात हो गई, सिविल सूट या फिर मैट्रिमोनियल केसेस भी होते हैं, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है ट्रांसफर पिटीशन का। तो ओके, तो इस मोस्टली एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, और ये एक एज अ डिफरेंट थिंग। वकालतनामा साइन करना का पावर आ जाता है, और एक बहुत बड़ा प्रिरोगेटिव है। सुप्रीम कोर्ट में रिकॉग्निशन है और काम मिलने लगता है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए विश टू प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। आमतौर पे 4 साल का प्रैक्टिस हो जाने के बाद बहुत कुछ प्राइमरी नॉलेज हो जाता है, लॉ का बेसिक नॉलेज हो जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर्स कम्प्लीटली डिफरेंट है अदर देन हाई कोर्ट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना रूल्स है। आर्टिकल 145 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रूल्स बनाया है 2013 का। उसके अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट गवर्न करती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट चलता है। तो उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक यहाँ पे एक पेपर ही होता है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर्स का।
और ओके। वो बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। और इसके मैंने एग्जाम पास करने के बाद ड्राफ्टिंग करने लगे, फाइलिंग करने लगे, तब मुझे लगा कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रजिस्ट्री से आप डायरेक्ट डील कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक वकालतनामा फाइल पंजाब से आया हुआ था, उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया था, तो मैंने क्या किया कि डीलिंग डीलिंग असिस्टेंट ने बोला कि यू कैन करेक्ट एफिडेविट ऑल्सो। इन जनरल यू कैन नॉट, एडवोकेट कैन नॉट mark any affidavit or correct any affidavit, but as an AOR I can edit any affidavit also. I cross the wrong marks in affidavit and then put my signature on affidavit. So it's a ओके, very तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, जैसे कि समझ में आ रहा है जहां तक मुझे कि ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास मतलब देखा जाए तो वो नॉर्मल लॉयर से यस दे आर डिफरेंट। एंड जैसे हाँ, कि आप बता रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में ब्रांडिंग बहुत ज्यादा है AOR की। दे कैन एंगेज सीनियर्स ऑल्सो, ओनली सीनियर्स कैन अपीयर ओनली व्हेन AORs can prescribe their name for arguing their matter. और तो ये एक ओके, बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आप मुझे बताएंगे कि सिलेबस यूजुअली क्या होता है एओआर का? चार पेपर्स होते हैं। पहला पेपर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर्स का होता है, सेकंड पेपर ड्राफ्टिंग का होता है, थर्ड पेपर एडवोकेसी एंड प्रोफेशनल एथिक्स का होता है, और फोर्थ पेपर लीडिंग केसेस का होता है। तो चार पेपर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर्स के लिए जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का है, तो उसमें ओके। दो, और सुप्रीम कोर्ट रूल से भी क्वेश्चंस आते हैं। आर्टिकल 32 और 136 पे मेनली, जैसे 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एपिलेट जुरिस्डिक्शन हुआ, और 32 हो गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनेट करता है, यहीं से स्टार्ट होता है, उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। जैसे ट्रांसफर पिटिशन हुआ, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का डिस्प्यूट जो हुआ, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ, यही सुप्रीम कोर्ट में ही ओरिजिनेट होता है। आर्टिकल 32 पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनेट होता है, तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया। और एपिलेट जुरिस्डिक्शन हो गया, जैसे जो एसएलपी फाइल होता है आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल होता है, मोस्टली 136 में होता है। इन जनरल प्रैक्टिस की बात है। और स्टैट्यूटरी अपील भी फाइल होता है, जैसे एनक्लैट के ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल करना हो, एनसीएलटी के ऑर्डर, ये एनसीडीआरसी ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल करना हो, तो ये सब स्टैट्यूटरी अपील बोलते हैं, इसको सिविल अपील बोलते हैं। तो ये सिविल अपील के टैग से सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है। तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्योर का मेनली ये सिलेबस है। सुप्रीम कोर्ट रूल से क्वेश्चन आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32, 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हुआ, जो दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हुआ, उसको भी ओरिजिनल सूट बोलते हैं यहाँ पे। यस 130, यस। 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 142 और 145। मेनली कॉन्स्टिट्यूशन से इतना पढ़ना होता है, और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में और टोटल अराउंड 48 रूल्स है, मतलब 55 के अकॉर्डिंग रूल्स हैं, लेकिन 47 तक ओरिजिनल, एपिलेट और ये सब जुरिस्डिक्शन डिफाइन किया गया है, तो उससे क्वेश्चंस आते हैं। स्कोप एंड एम्बिट ऑफ आर्टिकल 32 और 136, इससे बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। रीट पे बहुत 5 तरह के रीट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो करना पड़ता है। फीस क्या है, एसएलपी में फीस क्या लगती है सुप्रीम कोर्ट में, रीट पे क्या फीस लगती है, लिमिटेशंस क्या है, वो भी क्वेश्चंस आते हैं। पेपर बुक कितना फाइल होता है, और यही सब मेनली इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर्स का 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, 3 घंटे का होता है। फिर सेकंड पेपर है ड्राफ्टिंग, वो 3 घंटे में 4 पेपर देना होता है, 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। उसमें एसएलपी आता है, सिविल, एसएलपी क्रिमिनल, और सिविल अपील आ सकता है, ओरिजिनल सूट ड्राफ्ट करने को आ सकता है, रिट आता है, ट्रांसफर पिटिशन आता है। टोटल अराउंड 8 से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 4 या 5 करना होगा 3 घंटे में। और तो ये ड्राफ्टिंग का सिलेबस है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो उससे टेंटेटिव आइडिया लग जाता है किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाफ एन आवर एक्स्ट्रा मिलता है क्वेश्चंस पेपर पढ़ने के लिए ड्राफ्टिंग में। और थर्ड पेपर है एडवोकेसी एंड प्रोफेशनल एथिक्स का, तो उसमें
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, और सुप्रीम रूल्स टू रेगुलेट प्रोसीडिंग्स फॉर कंटेम्प्ट ऑफ रूल्स टू रेगुलेट प्रोसीडिंग्स फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1975 का रूल्स है, वो पढ़ना पड़ता है। और एडवोकेट्स एक्ट से भी कुछ क्वेश्चंस आता है। ड्यूटीज टू एडवोकेट क्या है, ड्यूटीज टू क्लाइंट क्या है, ड्यूटीज टू कोर्ट क्या है, ड्यूटीज टू कलीग्स क्या है, ड्यूटीज टू अपोनेंट क्या है, और ड्यूटीज टू कोर्ट क्या है। ये 4 तरह के ड्यूटीज आते हैं। इस पे अराउंड सेक्शन 49(1)(c) में दिया हुआ है, वो कंप्लीट, उस पे अप्लाइड क्वेश्चंस भी आते हैं। उस पे वेंकट रमनी का नोट्स भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वो काफी इम्पोर्टेंट है। मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। और व्हाट आर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ एवार्स, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। और ये पावर्स ऑफ चैम्बर जज, पावर ऑफ रजिस्ट्रार, इस पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर से हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो 2 पेपर का तो हो गया, 3 घंटे का ये एडवोकेसी एंड प्रोफेशनल एथिक्स का भी 3 घंटे का ही पेपर होता है। और 4th पेपर होता है लीडिंग केसेस का, वो इन जनरल टफ माना जाता है क्योंकि 64 लीडिंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ने खुद प्रेस्क्राइब किया है पढ़ने के लिए। पहले 44 था, अब 64 हो गया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लिस्ट अवेलेबल है, तो उसमें खुद से पढ़ने से, और वो अराउंड 8 या 10 आएगा ऑप्शंस में, और 5 लिखना होता है। तो बोलते हैं कि पूरा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत बार होता है कि 2 या 3 केस लॉज मिला के भी पूछ देते हैं। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर पूछ देगा तो केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स से क्वेश्चन मिला के पूछ सकता है। बहुत बार पूछ दिया, एक ही जजमेंट पूछेगा तो उसमें पूछेगा कि मेजोरिटी जजेस ने क्या हेल्ड किया और माइनॉरिटी ने क्या किया। तो जब तक आप पूरी तरह से नहीं पढ़े रहोगे तो मुश्किल होता है लिखना। तो डिफिकल्टी लेवल इसलिए हाँ, तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। और और हालांकि सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन वो देखने का टाइम नहीं मिलता है, जस्ट फॉर रेफरेंस वो मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो 4 पेपर कंटिन्यूअसली 4 दिन तक होते हैं। तो अभी दिसंबर का तो शेड्यूल आ गया है, तो 19, 20, 20, 21, 19, 20, 21 और 22 4 दिन लगातार एग्जाम होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसमें है क्या कि पास करने के लिए हर पेपर में 50 होना चाहिए और एग्रीगेट 60 होना चाहिए। ओके। चार्टर अकाउंटेंसी लेवल का एग्जाम होता है, तो मतलब उसमें थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया, पासिंग नंबर कुछ अलग है। सुप्रीम कोर्ट में हर पेपर में 50 होना चाहिए और एग्रीगेट 60% होना चाहिए, तभी रिजल्ट बनेगा। Okay, so it seems that this exam is very tough exam and जैसे कि आप बता रहे थे कि 60 मार्क्स एग्रीगेट आने चाहिए, राइट? इसलिए रिजल्ट कम होता है। इन जनरल 20-22% रिजल्ट होता है और अराउंड 78-80% लोग फेल कर जाते हैं। वही एग्रीगेट लाने में मुश्किल होती है। बहुत लोग थॉरो स्टडी भी नहीं करते हैं, तो मुश्किल होता है। थॉरो स्टडी करना जरूरी है, 3 से 6 राइट। महीने तो लोग पढ़ते ही हैं। मुझे ज्यादा टाइम लगा क्योंकि मुझे लीडिंग केसेस में डर था थोड़ा, तो हम ज्यादा प्रिपरेशन किए थे। हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़े थे, तो उससे हमको हेल्प मिला कि कौन कौन क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, उससे मुझे आइडिया लग गया। ओके, लेकिन जैसे कि मैं समझ गई हूँ कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर किया, इजंट इट? और yes, आपकी नॉलेज देखकर लग भी रहा है कि शायद से आपने, यस डेफिनेटली आप डिजर्विंग कैंडिडेट भी हो जिसने ये एग्जाम क्लियर किया है, क्योंकि क्या आपको सारे के सारे सेक्शंस रूल्स पूरे बाय हार्ट है और अभी तक आपको पूरा सिलेबस याद है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग थैंक एंड यू। आई मस्ट से दैट। यस यस। सो ओके, तो ये तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे कि आपको बॉम्बे बेस्ड लॉयर्स के बारे में क्या कहना है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में सिचुएटेड है, तो अगर हम बॉम्बे में बैठे हुए हैं तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट तो क्या हम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम अपीयर कर सकते हैं, सिंस बीइंग इन बॉम्बे and we cannot relocate to Delhi? So what is your opinion about that, since I have heard that there is some privilege to Bombay based advocates? So can you just give us light on that? सुप्रीम कोर्ट रूल्स में एक प्रोविजन है। वैसे तो हर कोई अपीयर कर सकता है, लेकिन यहाँ रहना पड़ेगा। उसमें एक है क्या कि ऑफिस होना चाहिए 16 किलोमीटर के रेडियस में, ये एक बहुत मैंडेटरी है। और ट्रेनिंग करने के लिए भी तो यहाँ रहना ही पड़ेगा, लेकिन एक एग्जाम देने से एक एग्जेम्पशन है।
एग्जाम AOR एग्जाम देने से बॉम्बे बेस्ड एडवोकेट को एक एग्जेम्पशन है सुप्रीम कोर्ट में, ऑर्डर 4 रूल 5 में एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है। इसमें है क्या कि महाराष्ट्र स्टेट बार में जो 7 साल से एनरोल्ड है उसको, और जो बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी में सॉलिसिटर है, he will be given exemption from sitting in AOR एग्जाम। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि एग्जामिशन एग्जाम देने के लिए मिल रहा है या फिर हम डायरेक्टली जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं, एग्जाम देने से, सिर्फ एग्जाम्शन, एग्जाम देने से। ओके, तो बिना एग्जाम दिए हम AOR बन सकते हैं? बन सकते हैं तो सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट यू आर सॉलिसिटर ऑन बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी। और मैंने पढ़ा फिर गूगल पे, तो उसने वहां पे ये पता चला कि सॉलिसिटर बनने, ऑन सॉलिसिटर फॉर बिकमिंग सॉलिसिटर ऑन बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी देयर इज आल्सो एन एग्जाम कंडक्टेड बाय बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी। यस यस। और 3 इयर्स आर्टिकल क्लर्कशिप करना पड़ता है कोई सीनियर सॉलिसिटर के साथ। यस यस, यू आर राइट। ऑल टुगेदर एग्जाम तो पास वहां भी करना है, यहाँ भी करना है। तो मोस्टली महाराष्ट्र के कैंडिडेट मैं जिनको जानता हूँ वो ये AOR एग्जाम देते हैं। वो प्रिविलेज, दे डोंट सीक दैट प्रिविलेज, यहाँ पे एग्जाम पास कर जाते हैं और फिर यहाँ पे ऑफिस लेकर के प्रैक्टिस करते हैं। तो मोस्टली यहाँ महाराष्ट्र के क्लाइंट्स पेइंग क्लाइंट्स रहते हैं, तो लोग एक एडवांटेज मिल जाता है। लॉ फर्म्स जो महाराष्ट्र के हैं वो जो यहाँ पे बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के रहते हैं उनको प्रेफर करते हैं, ये तो एडवांटेज मिलता ही है। ओके ओके। सो आपने बहुत थॉरोली हमको काफी चीजें बताई, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी कि बॉम्बे बेस्ड सॉलिसिटर्स जो आर्टिकल क्लर्कशिप कर रहे हैं और जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया हुआ है वो उनको एग्जाम्शन दिया गया है AOR एग्जाम के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज थी, जब मैंने भी आपसे पहली बार सुना था तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी एक ऐसा फैक्ट था जो मुझे पहले नहीं पता था। तो आपकी एडवाइस क्या होगी यंग लॉयर्स, जैसे कि हम सभी यंग लॉयर्स ही हैं, बट सिंस जो अभी रिसेंटली पास आउट होकर आ रहे हैं उनके लिए आपको क्या एडवाइस होगी? मैं तो, अगर दिल्ली में प्रैक्टिस करना है फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का विश रहता है तो AOR एग्जाम पास करना जरूरी है। और हम ट्रायल कोर्ट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी यही किया है, ट्रायल कोर्ट की प्रैक्टिस, अभी भी ट्रायल कोर्ट जाता हूँ। तो ट्रायल कोर्ट का प्रैक्टिस से बेसिक्स, क्योंकि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन तो वही है, क्रिमिनल के सारे केसेस वहीं फाइल होते हैं और डिसाइड भी वहीं होते हैं, एक्विटल हुआ चाहे कन्विक्शन होता है वहीं से होता है। तो सिविल का भी वही होता है। हाई कोर्ट में तो कमर्शियल सूट जाते हैं और रिट जाते हैं मोस्टली। एक मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, तो ट्रायल कोर्ट का काम सीखने से बहुत हेल्प मिल जाता है। मैं वो सजेस्ट करूंगा कि जो भी फ्रेशर्स रहते हैं वो ट्रायल कोर्ट का काम करें, बहुत जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन बहुत लिमिटेड है। एपेलेट जुरिसडिक्शन मोस्टली SLP फाइल होता है, रिट कम होता है, और बाकी तो वो ट्रायल कोर्ट से ही मैटर हो करके जाता है, ट्रायल कोर्ट से आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, तब सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो वो नैरो जुरिसडिक्शन हो जाता है। एडवांटेज जरूर रहता है कि काम मिलने लगते हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट्स एडवांटेज डेफिनेटली। बट मुझे काम मिलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन इसलिए मैंने वार एग्जाम को 2018 में देने का सोच लिया था कि ये पास करना ही है, अदरवाइज काम मिलना मुश्किल हो रहा था। तो एग्जाम दिए और पास कर गए, काम मिल रहा है, मोस्टली अब सुप्रीम कोर्ट का ही काम मिलता है। तो ओके मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्रायल कोर्ट का काम मिल रहा है तो द बेस्ट है। और फीस भी ट्रायल कोर्ट्स में दिल्ली में अच्छा मिल जाता है, सुप्रीम हाई कोर्ट में भी ठीक ठाक फीस मिल जाता है, तो इट आल्सो मैटर्स वेयर द एडवोकेट गेटिंग गुड फीस। ओके ओके। तो आप तो जैसे कि आपको तो बहुत सारे क्लाइंट्स अब मिल रहे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी काफी अच्छी चल रही होगी, तो आप कैसे अपनी पर्सनल लाइफ और AOR लाइफ मैनेज कर पाते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं आप? थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डेली नोटिस सर्कुलर आते रहता है, तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। तो स्कोरा सुप्रीम कोर्ट AOR एसोसिएशन के जो ऑफिस बियरर्स हैं उनकी तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, तो अलर्ट रहते हैं। फाइलिंग तो मिल रही है मुझे, फाइलिंग का ड्राफ्टिंग का काम मिलता है, तो थोड़ी मुश्किल हो रही है। व्हाट्सएप पे हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, ईमेल्स आ जाता है,
जो भी मैटर्स लगता है उसका ईमेल आता है और मैसेज आता है कि ये मैटर आपका इस कोर्ट में लगा है, ये आइटम नंबर। एडवांटेज होता है, पढ़ना बहुत पड़ता है क्योंकि वहाँ घबराहट बहुत होती है कोर्ट में। तो तैयारी ओके। तैयार रहना पड़ता है, तो रात में बहुत पढ़ना पड़ता है अगर मैटर लग गया तो। ऑल ऑफ सडन भी यहाँ हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में डे और नाइट शिफ्ट काम कर रही है रजिस्ट्री, तो रात में मेल्स आता है कॉज लिस्ट का। तो जिनके मैटर्स ज्यादा लगते हैं, जैसे मेरे एक सीनियर है, वो स्टेट ऑफ एमपी के काउंसिल हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो रात में 10 बजे ईमेल आता है कि आपका मैटर कल लग गया है, तो वो रात में ही फाइल पढ़ते हैं, रात में 12 बजे 1 बजे तक फाइल पढ़ते हैं, तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कंडक्ट भी सही रखना पड़ता है, कम बोलना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जुडिशरी को कुछ कहीं जाने अनजाने कुछ बोल दिए तो फिर बात बिगड़ने का चांस रहता है तो बहुत। ट्रू ट्रू। हम्म, ओके, सो देखिए, जैसे कि मिस्टर भूषण ने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी आज यहाँ पर, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने काफी चीजों को बताया हमें कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या चैलेंज आ सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम देना चाहता है या फिर परस्यू करना चाहता है एज अ करियर, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और मिस्टर भूषण से हम एक और बाय बाय मैसेज जानना चाहेंगे कि आप बाय बाय मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। anyone who wish to come to Delhi and practice in Supreme Court, they can contact me. ओके, सो इनका नाम है एडवोकेट निशांत भूषण। ये लिंक्डइन पर काफी एक्टिव होते हैं, और अगर आप में से किसी को भी एग्जाम देना है या फिर एओआर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो आप इनको लिंक्डइन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपको अगर मेरे थ्रू भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप जा सकते हैं। Thank you so much, Nishant. Thank you so much for coming here and then sharing your experience and your knowledge with us. And Thank you, Monica. wish you Thank you, all the Monica, very for best. having me. Thank you, Monica, for Yes, having me. yes. My Okay, pleasure. so all the very best for your career and all the best for from me, and then best wishes. That's it. कभी भी Thank you. शायद से Thank अगर you. कभी दिल्ली आना हुआ तो जरूर आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल, बिल्कुल. We will meet. Okay, thank you so much. Bye. Take care. Bye.